नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपका शहर बुलेटिन में। मैं हूं दीपक मिश्रा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के जिला अस्पताल के आरएमओ कार्यालय में बड़ी धांधली सामने आई है। यहां बाबुओं ने 2 साल से मेडिकल रसीद के लाखों रुपए विभाग को जमा ही नहीं कराए। अब मामला उजागर होते ही बाबू को नोटिस तो दिए गए, लेकिन उन्हें बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। दरअसल वर्ष 2022 से लेकर अब तक मेडिकल बोर्ड परीक्षण के लिए काटी गई रसीदों की राशि बाबुओं ने जमा ही नहीं कराई। ये धांधली करने वाले बाबुओं का नाम जय सिंह और राकेश मालवीय है। गबन की राशि लाखों रुपए की है। जानकारी सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर पीएन वर्मा ने दोनों को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हम रुक करेंगे संवाददाता ललित जैन का। हमारे साथ फोनलाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए। ललित, ये तो बड़ी धांधली हुई है। बाबू ने मिलकर रसीद जमा नहीं की और लाखों का गबन किया है। क्या कार्रवाई हुई है अब तक इस मामले में? जी सर, अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला ऐसा है कि जो मेडिकल जांच होती है, जिसके 160 रुपए लगते हैं पर रसीद के, तो जिनको सरकारी नौकरी हो या किसी को छुट्टी चाहिए रहती है, उसका मेडिकल बोर्ड से फॉर्म भराता और रसीद होती है। तो ये 2022 से लेकर अभी तक की जितनी भी राशि है, ये इन बाबुओं ने जमा नहीं कराई है। ये बात अभी ऑडिट में खुली है, लेकिन इन लोगों ने, अधिकारियों ने इनको कोई कार्रवाई नहीं करी है। सिर्फ दिखावे के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया है। जी, क्या अभी उन बाबुओं की कोई इस पर रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया, टिप्पणी आई है इस मामले में? जी, हमने इस मामले में बात करने का प्रयास करा था, पर वो सिर्फ ये बोलते रहे कि अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहते। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ललित, इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इधर ग्वालियर से खबर, जहां राजीव आवास योजना में लाखों का घोटाला हुआ है। 14 लोगों को फर्जी तरीके से फ्लैट बेच दिए गए। लोगों से लाखों की रकम भी वसूली गई। नगर निगम कर्मचारी ने यह घोटाला किया। जानकारी मिली, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। राजीव आवास योजना में यह घोटाले का मामला सामने आया है। 14 लोगों को फर्जी ढंग से फ्लैट बेच दिया गया। इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। इसमें ये बात आई कि एक जो आरोपी है, इसने लोगों को बताया कि पैसा आप हमको 3 लाख रुपए दोगे तो हम आपको फ्लैट दिलवा देंगे। और फ्लैट का जगह भी बता दी उन लोगों को। फ्लैट में वो जाके रहने के भी कुछ लोग चालू हो गए। बाद में नगर निगम की तरफ से हुआ कि ऐसा कोई आवंटन हुआ ही नहीं है और इसने गलत तरीके से लिया। तो इनका जब ये निरस्त किया गया है, उनका खाली कराया गया है, तो फिर इनके द्वारा रिपोर्ट की गई है कि ये करीब 42 लाख का घोटाला है, जिसमें उन्होंने पैसे लिए हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया। तो 420 का केस एक आरोपी भी रजिस्टर्ड किया, उस पर कार्रवाई करें। इधर सागर में मामूली विवाद में हत्या की वारदात हुई। हत्या की वारदात को लेकर लोगों की नाराजगी सामने आई है। मृतक युवक के परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, आपसी विवाद के चलते 3 लोगों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी। जब परिजन को मृतक का शव सौंपा गया तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने लोगों को शांत कराया और मामले की कार्रवाई एक बार फिर शुरू कर दी। कल एक लड़की पर से किसी ने चाकू मार के चला गया था। उसकी अस्पताल में डेथ हो गई और उसी के संबंध में चक्का जाम किया गया था। जो मांग रखी गई थी, उनके आधार पर प्रशासन की तरफ से उनको 1 लाख रुपए रेड क्रॉस की राशि स्वीकृत की गई है। साथ में जो अपराधी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो हमारा उनके पास संबल कार्ड होगा तो उससे उनके 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की बात की गई है। और सरकारी कर्मचारी के लिए बात हो रही थी, तो उसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनको किसी संस्था वगैरह में रख सकें। खबर शिवपुरी से है, जहां जिले में एक लुटेरी दुल्हन गिरोह के सदस्यों ने बुलंदशहर के युवक को शादी का झांसा देकर अपना शिकार बनाया। इन लुटेरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित 3 लाख रुपए हड़प लिए। जिले के एसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित महिला मंजू देवी ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और उसके रुपए वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। मेरी ये समस्या थी, इस महेंद्र ने हमारे साथ फ्रॉडगिरी की थी और इसने बोला था कि हम लड़के की शादी करा देंगे, हमें इतने पैसों की ज़रूरत है। तो उसने हमसे 1 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र करवाए थे और बाकी के पैसे उसने किस्तों में लिए थे। और जो लड़की है चांदनी, वो बोलता है कि ये मेरी साली है। सन 2023 में 25 तारीख को शादी हुई थी नवंबर में।
और वो गई थी 4 दिन रुकी थी और 4 दिन के बाद उसने अपने जीजा पे कॉल किया और जीजा को कॉल करने के बाद में बताने के बाद में वो लड़की लैट्रिन करने गई और लैट्रिन के बहाने चीज बत्त और पैसे लेके गायब हो। इधर राजधानी भोपाल के लोगों के लिए खुशखबरी है। भोपाल में अब बहुत जल्द मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। गुजरात के बड़ोदरा से 3 कोच की एक और ट्रेन भोपाल आने वाली है, जबकि एक ट्रेन पहले ही आ चुकी है। कमर्शियल रन से पहले बिना पैसेंजर के मेट्रो चलाई जाएंगी और उन्हें टेस्ट किया जाएगा। इस साल मई जून तक मेट्रो को दौड़ाने की तैयारी है। इससे पहले ऑरेंज लाइन में पिछले साल अक्टूबर में ट्रायल रन भी किया गया था। राजधानी भोपाल में मेट्रो का इंतजार अब पूरा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 मेट्रो ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी, जिसमें से 2 ट्रेनें भोपाल पहुंच चुकी हैं। राजधानी में एक ट्रेन पहले ही आ चुकी थी पिछले साल अक्टूबर में भोपाल में, जिसका ट्रायल रन किया गया था। ऑरेंज लाइन में आने वाले 8 स्टेशनों में से 5 स्टेशन, जिनमें सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीवी मॉल, एमपी नगर और रानी कमलापति स्टेशन के बीच ट्रायल रन हुआ था। इसके बाद ट्रेन को ट्रैक पर दौड़ाया गया था। एक ट्रेन राजधानी भोपाल में पहले ही आ चुकी है और अब बाकी के बचे ट्रेनों के कामों ने भी तेजी पकड़ ली है। कमर्शियल रन के पहले मेट्रो 2000 किलोमीटर पर बिना पैसेंजर के चलाई जाएगी, जिसमें ट्रेन और ट्रैक दोनों की फिटनेस की जानकारी मिलेगी। तो बहुत जल्द अब भोपालियों का इंतजार पूरा होने जा रहा है और भोपाल की सड़कों पर मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। कैमरा साथी राजू बाथम के साथ आयुषी जैन, एनडीटीवी। बलौदाबाजार जिले में इन दिनों लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल ग्राम अर्जुनी में स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का मामला है। लगातार यहां चोरी की घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि हाउसिंग बोर्ड की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के अभाव के कारण यहां लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। पुलिस इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है, गश्त नहीं करती पुलिस। कॉलोनी के बगल में ही शराब की दुकान होने के चलते खुले मैदान में असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है, जमावड़ा लगा रहता है। कॉलोनी की दीवार छोटी होने का फायदा चोर उठाते हैं। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। मैं 2 दिन के लिए गाँव गया था, तो यहाँ बाजू वाले आंटी बताई कि आपके यहाँ का घर का ताला टूटा है करके। मैं आके देखा तो घर का ताला टूटा था और घर में ज्वेलरी था वो चोरी हो गया था। और अक्सर घटनाएं हो रही हैं कॉलोनी में कि जिसके घर में ताला बंद रहता है 1-2 दिन से ज्यादा, उसके यहाँ चोरी होती ही रहती है। चोरी की वारदात लगातार हो रही है, शिकायतें भी की जा रही है, मगर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही या किसी को पकड़ पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। विगत कुछ दिनों में यहाँ पर लगभग 10 से 20 घरों में ताले टूटे हैं और विभिन्न प्रकार की चोरी हुई है, जिसमें से एक EWS में चैन स्नैचिंग हुई है। एक महिला का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा चैन खींच के भाग दिया गया है। इसका FIR भी थाने में कराया गया है और आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बात संज्ञान में आई है कि चोरी की घटनाएं कुछ क्षेत्र विशेष में बढ़ी हैं। उसके लिए SSP साहब ने संवेदनशीलता दिखाते हुए और बहुत गंभीरता से उसको लिया है और उसके लिए एक विशेष टीम बनाकर निर्देशित किया है कि बहुत जल्दी इन सभी मामलों में कार्रवाई की जाए। और पिछले दिनों अन्य जगहों की चोरियां पकड़ी गई थी, जिसमें भारी मात्रा में सामान भी बरामद हुआ था और 19 के लगभग चोर गिरफ्तार हुए थे। तो पुलिस का प्रयास जारी है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी इनमें भी कार्रवाई होगी। निवाड़ी में फाइलेरिया की दवा खाने से 18 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। आपको बता दें, बच्चियों को उल्टी और चक्कर आने के बाद से हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सभी बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, ये सभी बच्चियां ग्राम कुलुआ के छात्रावास की है। वहीं SDM राकेश मरकाम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बच्चियों का हाल जाना। हालांकि सभी बच्चियों की हालत खतरे से बाहर है। कुछ और खबरों का। खबर बेमेतरा से है, जहां नए जिले न्यायालय भवन का भूमि पूजन किया गया। यहां आपको बता दें, पुराने जिला न्यायालय में हो रही विभिन्न समस्याओं की वजह से काफी परेशानी होती थी और जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए नया जिला न्यायालय भवन बनाया जा रहा है, जिसका छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा ने वर्चुअली भूमि पूजन किया। आपको बता दें, 12 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हो रहा है। जबलपुर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां जिले में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को देखे किस तरह तेज टक्कर मारी। मालवाहक ऑटो नजर आ रहा है और उसकी हालत देखकर समझा जा सकता है कि ये
टक्कर कितनी भीषण थी, कितना भयावह ये हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें, हादसे के बाद कुछ दूर जाकर गाड़ी को बुरी हालत में छोड़कर मौके से ड्राइवर फरार हो गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने कार चालक की तलाश शुरू कर दी। इंदौर के खजराना पुलिस थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं। ये गैस सिलेंडर अवैध रूप से रहवासी क्षेत्र में रखकर बेचे जा रहे थे, जिसका जखीरा पुलिस ने पकड़ा है। आपको बता दें, करीब 250 से अधिक गैस सिलेंडर बरामद हुए हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भिंड में जमीन विवाद को लेकर जमकर खूनी संघर्ष हुआ। आपको बता दें, दो पक्षों में विवाद के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। वहीं गोली लगने से 3 लोग घायल भी हुए हैं और एक बुजुर्ग को डंडा मारकर विवाद में घायल किया गया है। वहीं वारदात में घायल 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शहडोल जिले का परिवहन कार्यालय प्रभारी आरटीओ के भरोसे चल रहा है। आरोप है कि ऑफिस में कर्मचारी अपनी मनमर्जी करते हैं। एक बस ऑपरेटर का आरोप है कि परमिट के लिए वो कई दिन से आरटीओ ऑफिस में भटक रहा है और उसका काम नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि सीधी जिले में पदस्थ आरटीओ आशुतोष सिंह भदौरिया को शहडोल का भी प्रभार दिया गया है। खबर है कि आरटीओ आशुतोष सिंह भदौरिया सप्ताह में कभी कभी ही ऑफिस आते हैं, जिससे कार्यालय का काम प्रभावित हो रहा है और दलाल सक्रिय है। कर्मचारियों की मनमर्जी के आरोप लगे हैं। प्रभारी आरटीओ पर रोज कार्यालय नहीं आने के आरोप हैं। परिवहन के कार्य भी जाहिर है इससे प्रभावित हो रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं जो परिवहन कार्यालय पहुंचते हैं अपने काम के सिलसिले में, उनका काम नहीं हो पा रहा है। ओमान से खुद को बचाने की गुहार लगाने वाली दीपिका अपनी जमीन यानी छत्तीसगढ़ वापस पहुंच चुकी है। एनडीटीवी ने दीपिका से खास बातचीत की, जिसमें दीपिका ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक महिला ओमान से मदद की गुहार भारत सरकार से लगा रही थी और कह रही थी कि उसे बचा लो, बचा लो, बचा लो। बड़ी राहत की बात है कि वो महिला आज हमारे साथ हैं, दीपिका जोगी। दीपिका जी, स्वागत है भारत में फिर से आपका। थैंक यू सर। क्या हो गया था, क्या मामला था? आपका वीडियो काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी चिंताजनक वीडियो था। मामला क्या था, किस तरह से आप ओमान पहुंची, थोड़ी डिटेल में चीज़ें बताइए। ओमान मुझे काम की ज़रूरत है, तो अच्छा काम था करके मैं यहाँ से गई थी। कुकिंग का काम है बोल के लेके गए थे। वहाँ जाने के बाद पता चला घर के सारे काम करने हैं। मैंने मना किया तो उसने मुझे धमकी दिया कि मेरे इतने पैसे खर्चे हुए हैं, वापस दे दो, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। फिर मैं बोली अब इतने पैसे तो नहीं, अब बात तो गई हूँ तो कर लेती हूँ 2 साल के लिए। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि बहुत बड़ी फैमिली है और वो फैमिली मुझे देख के तो शुरू थोड़ा चक्कर आया था कि मैं कैसे करूँगी इतने बड़े घर का और इतनी सारी फैमिली का काम। लेकिन धीरे धीरे मैं खुद को संभाली और करने लगे काम। बाद में आगे जाके उनकी फैमिली ने, सभी लोग मुझे काम के लिए काफ़ी टॉर्चर किए। तो फैमिली में कितने सदस्य थे आपकी? गृह मंत्री से चर्चा हो रही थी, विजय शर्मा से, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री जो हैं, तो आप बता रहे थे कि 9 बेटे और फिर उनका पूरा परिवार है। तो क्या मतलब क्या क्या काम करना होता था पर्सनल सबके लिए, और कितना बड़ा घर था, क्या बोल कर ले जाया गया था और काम क्या करवाया जा रहा था? 9 बेटे थे उनके, और 9 बेटे और उनके सभी की बीवी थी, वाइफ थी, और बच्चे भी थे सबके। 5 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, सभी थे। और एक मतलब बुजुर्ग लेडीज थी जो दादी की उम्र की थी, अम्मा बोलते थे उनको सब, मामा हफीजा बोलते थे। इंडिया की थी, लेकिन मैं खुद इंडिया की होकर के वो मेरे ऊपर कभी वो नहीं की, रहम नहीं की। इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पे परेशान किया गया। तो आपको हफीजा की जिम्मेदारी दी गई थी देखभाल की, कि सभी पूरे परिवार की जिम्मेदारी? मुझे शुरू हफीजा की ही सिर्फ मतलब बोल के लेके गया था। सिर्फ एक ही लेडीज है, उस एक लेडीज को ही देखना और उसी को खाना बनाना और उसी के साथ ही रहना और देखना। मैं बोली ठीक है। ठीक है। आप
का वीडियो वायरल हुआ उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, क्योंकि उसके बाद संपर्क नहीं हो पा रहा था। एनडीटीवी पे हम लोग मुहिम चला रहे थे कि आपकी वापसी हो जाए, और जब बार बार आपसे कॉल करने की कोशिश की जा रही तो आपका नेट बंद आ रहा था और दूसरा कोई कॉल लग नहीं रहा था। उसके बाद क्या हुआ था, भारत आपका वीडियो वायरल होने के बाद भारत आने तक का सिलसिला क्या रहा? उसके बाद नेट इसलिए बंद बता रहा था क्योंकि वाईफाई उन्होंने कट कर दिया था, और जो भी विधायक सर जी ने मेरी हेल्प की, रिचार्ज करवाया, वो भी काफ़ी महंगी रिचार्ज थी, उन्होंने रिचार्ज करवाया। उसके बाद मेरी थोड़ी सी बात होती थी, उसके बाद मोबाइल बंद कर दिया जाती थी, छुपा करके रख दी थी। मैं वीडियो वायरल करने के बावजूद उनके घर में भी एक कैद की तरह ही थी। चारों तरफ इतने बड़े घर में मुझे कैद करके रखा गया था। मैं वीडियो बनाने के बाद वहाँ से भगी नहीं थी, उस समय घर में ही थी, लेकिन टच में हस्बैंड के इसलिए थी, विधायक सर जी इसलिए थी क्योंकि मौका के इंसान तलाश रहता है। जब तकलीफ होता है इंसान को तो तुरंत तो एक्शन नहीं लेना चाहिए, इसलिए मौके के इंतजार में थी कि कब मैं वहाँ से निकल सकूँ। फिर जैसे बताई मैं हस्बैंड को कि अभी ये प्रॉब्लम है, निकलूं या नहीं निकलूं, तब बोले विधायक सर जी तो मैं निकली, वहाँ से हिम्मत करके निकली। विधायक सर जी इसमें सपोर्ट बहुत किए मेरा। वहाँ तक एम्बेसी तक कैसे पहुँचे? एम्बेसी तक तो मैं पहुंची घर से भागने के बाद, बाहर निकली, हेल्प ली, नहीं दिए, किसी ने हेल्प नहीं दिया। 2-3 टैक्सी रुकवाई मैंने, सब तो पहले भागते गए, एक टैक्सी रोका ना, उसने जवाब दिया कि तुम हाउसमेट हो? मैंने बोला हाँ, हम हेल्प नहीं करेंगे, तुरंत निकल गए। फिर विधायक सर जी ने मैं बताई फ़ोन करके, अब क्या करूं, मैं तो आ गई बाहर, अब तो दोबारा घर भी नहीं जा सकती। तब फिर विधायक सर जी बोले थोड़ा इंतजार करो, देखते हैं। फिर उन्होंने ही सपोर्ट किया, किसी बंदे को भेज के तब मैं एम्बेसी के बाहर तक उतरी। उसके बाद वहाँ जाने के बाद बोले अब यहाँ जाके, यहाँ पहुँच गई हूँ ना, पैर रख दिया एम्बेसी के अंदर तो तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है। एक वीडियो यहाँ से गृह मंत्री का भी वायरल हो रहा था, जो फ़ोन पे आपसे बातचीत कर रहे थे, उसका क्या मसला था? मुझे फ़ोन आया था, एम्बेसी के अंदर थी उस समय, मैं एम्बेसी के अंदर आ चुकी थी, तो मुझे फ़ोन आया। मुझे ये नहीं पता था वो गृह मंत्री जी हैं। जब मैंने खुद वीडियो देखा तब मुझे पता चला कि वो गृह मंत्री जी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख करके कि मेरी बातें काफ़ी ऊपर तक पहुँचे, और उन्होंने बताया कि मतलब तुम फंसी हो दीदी, तुम टेंशन मत लो। मैंने बोला जी सर। मुझे बाद में पता चला कि वो गृह मंत्री जी हैं। काफ़ी अच्छा, खुशी लगा, उनसे कल मुलाकात भी हुआ, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। आप भारत आ गई हैं, ये खुशी की बात है लेकिन जो लोग इसमें फंसते हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि आखिर फंसाया कैसे जाता है। आपका ओमान जाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, किनसे बातचीत हुई थी जब, और आपको क्या क्या बताया गया था और वहाँ जाकर क्या हुआ, ये इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे कि कैसे आप संपर्क में आए उन लोगों से जो आपको ओमान भेजे? संपर्क में तो आई, मुझे काम की जरूरत था। इंसान ढूंढते रहते, जो ऐसे दलाले होते हैं ना, वो ऐसे ढूंढते रहते हैं गरीब लाचार लड़कियों लोगों को कि मतलब मिल जाए तो हम उनको 2 लाख में तो मुझे बेचा ही है। वहाँ जाके पता चला, अगर पहले पता होता कि मुझे बेच रहा है तो मैं नहीं जाती। कौन था नाम? अगर उसका नाम अब्दुल्ला था, हैदराबाद का है वो। कोई एजेंसी थी? कोई एजेंसी कोई नहीं है, उसका एक होटल है। अब वो होटल भी उसका है या नहीं है, लेकिन उस होटल के अंदर उसके जितने वो सारे लोगों को काम लगाता है। तो उनसे संपर्क, अब्दुल्ला से किस तरह से संपर्क में आया? अब्दुल्ला से मेरी मतलब कोई पहचान के मेरी फ्रेंड है, उन्होंने नंबर दिया था मुझे, बोला कि देख तेरे को काम अगर चाहिए होगा तो ये ठीक है, मांग के देख ले, अगर अच्छा देता है तो ठीक है। तो मैं बोली ठीक है, बाहर जाना है अगर अच्छा। तो उसने इतना ज़्यादा विश्वास दिया, इतना ज़्यादा कि मैंने अपना पासपोर्ट तक उसे भेजा। पासपोर्ट मैं उसको भेज दी। उसके बाद मुझे बोला कि तुम टेंशन मत लो बहन, तुमको अच्छा काम दिलाऊंगा। बहन बहन करके मुझे बुरी तरह से वहाँ जाके फंसा दिया। कि आप गृह मंत्री से जब बातचीत हो रही थी, विधायक भी थे रिकेश सेन, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आप बता रही हैं कि कई लोग इस तरह से फंसे हुए हैं। लगभग आपकी जानकारी के कितने लोग होंगे वहाँ पे? 50 लड़के से ऊपर हो सकती हैं। क्योंकि लड़कियां हैं या फिर रोजगार के लिए लड़कों की भी? लड़के भी हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी वो भी एम्बेसी में कंप्लेन करने आते हैं। उनका सेंटर अलग है, हमारा सेंटर अलग है। लड़कियों को 2 सेक्शन में रखा गया है। एक रखा गया एम्बेसी के बीच में, और एक रखा गया है एम्बेसी से थोड़ा दूर, एक घर पे ही, वहाँ भी लॉक करके रखा गया है। तो अब क्या होगा? आपके एक रास्ता, भारत आ गई हैं, इन सब चीज़ों को भूल कर नया कुछ करेंगे कि या जो भी आपको वहाँ तक आपके साथ गलत किया उसके लिए भी कोई कार्रवाई चाहेंगे आप, या करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कोई एक्शन जो होगा? अगर विधायक सर जी मेरी सपोर्ट करे तो मैं पहले तो उन लड़कियों को निकालना चाहूँगी। वो जो मुझे बोली है कि विधायक सर जी से मेरा बात कराना, तो उससे मतलब जो भी जुड़े हुए हैं, मीडिया हैं। तो आप कल जब मिले थे तो उनका जिक्र किए, वो बताया, वो गृह मंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई, विधायक से भी मुलाकात हुई? हाँ, मैंने सर जी को बताया, जो मतलब सर मुझसे मिले थे कल रायपुर पे, मैंने उन सर को भी बताया कि सभी लड़कियों ने गुहार की है कि मुझे भी यहाँ से निकालो। जब 1 हफ्ते के अंदर में दीपिका तुम निकल गई तो हमारी भी बताओ, हम भी छत्तीसगढ़ से ही हैं, हिंदू मुस्लिम मत देखो, हमें सब निकालो।
पूरे इंडिया से ही हमें भी निकालने की कोशिश करो। चलिए, एक जरूरी बात मैं पूछना भूल गया था, आपकी तबीयत खराब हो गई थी, आप कैसे, ठीक हैं आप? लो बीपी हो गया था, 2 दिन का ट्रेवल था, फिर मेरे को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया था कि उन लोग मुझे आज तक हॉस्पिटल ही लेके नहीं गए थे। दीपिका के साथ उनके पति भी हैं, उनके घर जब हम गए थे तो काफी चिंतित थे, आप कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत खुशी हो रहा है। विधायक जी से, मतलब विधायक जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने जो भी बढ़ाया है सब आगे उन्हीं के वजह से यहाँ अभी ये दीपिका पहुँची है यहाँ पर। तो ये थी दीपिका जोगी जो फंस गई थी ओमान में, किसी तरह मदद मिला इनको और ये वापस आई, लेकिन इनकी अपनी चिंता ये भी है कि 50 से ज़्यादा लोग भारत के अभी भी ओमान में फंसे हुए हैं और उनको निकालने की भी कोशिश की जा रही है। और क्या उनके हालात हैं, क्या वो कभी भारत आ पाएंगे या अभी किस स्थिति में है, वो अभी किसी को नहीं पता है। अब भारत सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार इस पर क्या पहल लेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।